नमस्कार स्टूडेंट। आज स्टैटिक्स में हमारा सेकंड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्शन इज इन फैक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्टैटिकल सर्वे। स्टैटिकल जो हम सर्वे करते हैं किसी भी फील्ड के बारे में, किसी भी एक क्षेत्र के बारे में, किसी भी जो हमारी स्टडी का मैटर है उसके बारे में अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सर्वे। तो सर्वे में डाटा कलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। डाटा कलेक्शन स्टैटिक्स में क्वांटिटिव डाटा जो मात्रात्मक हमारा आंकड़े होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं इन डाटा वी इंक्लूड दैट इन्फॉर्मेशन विच इज़ कैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जिस चीज़ को हम, जैसे हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम केवल इसमें क्वांटिटिव एस्पेक्ट को शो करते हैं, वो डाटा ही हम शो करते हैं जिसको हम मात्रा में, संख्या में हम शो कर सकते हैं। जैसा हमारा क्वालिटेटिव डाटा है, जैसे हमने देखा था कि कितना कोई सुंदर है, कितना कोई ऑनेस्ट है, या कितना कौन अच्छी लगन से काम कर रहा है, कितना कौन इमोशनल डाटा के लिए या अन्य डाटा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसके लिए स्टैटिक्स में कोई स्थान नहीं है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट व्हेन एक्सप्रेस न्यूमेरिकली कैन बी स्टडीड इन द स्टैटिक्स। जिस एस्पेक्ट को हम न्यूमेरिक वे में लिख सकते हैं, संख्या के वे में लिख सकते हैं, उसको हम डाटा बोलते हैं। तो कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है? डाटा दो तरह का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये जो डाटा है, डाटा में कोई फ़र्क नहीं है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दैट इज़ द सेम, बट हाउ वी कलेक्ट, कैसे हमने उसको कलेक्ट किया है। इफ वी आर यूजिंग द डाटा फर्स्ट टाइम, अगर हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो वो है प्राइमरी डाटा। सेम डाटा को हम अनदर वे में यूज़ कर रहे हैं, अनदर वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, अदर इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी डाटा हम कहते हैं। प्राइमरी डाटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जो अनुसंधान कर रहा है, जो सर्वे कर रहा है, जो उसको स्टडी कर रहा है, उसके जो कंट्रोल में जो फील्ड है, उसके सुपरविजन में जो फील्ड है, उसके बारे में जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो प्राइमरी डाटा है। फ्रेश डाटा होता है, पहली बार कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट टाइम बिगिनिंग टू द एंड, इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। शुरू से लेकर आरंभ तक वो पूरा डाटा फ्रेश, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट किया जाता है, वो प्राइमरी डाटा होता है। ओरिजिनल इन द करेक्टर, उसकी जो फीचर होती है वो ओरिजिनल होता है, क्योंकि वो हम हमारी स्टडी के अनुसार फर्स्ट टाइम उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, पहली बार हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल डाटा है, पहली बार हम उसको यूज़ कर रहे हैं। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम क्लास ऑफ ए कॉलेज बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में किसके कितने नंबर्स आए, मेरी क्लास के हर स्टूडेंट के कितने नंबर आए, मैं उनको अगर लिखता हूँ कि फर्स्ट रोल नंबर के ये है, सेकंड के ये है, थर्ड के ये है, लाइक दैट इज़ प्राइमरी डाटा, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया और डायरेक्टली मैं उसको लिख रहा हूँ, तो वो प्राइमरी डाटा है। अनदर एग्जांपल कि आप अपने को कह दिया जाए कि आपके गली मोहल्ले की इनकम कितनी है एवरेज, तो आप उसको जानना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, हर घर में जाएंगे, उसकी इनकम पूछेंगे कितनी है हर घर से, उसको आप लिखेंगे, वो प्राइमरी डाटा है, क्योंकि आपका उद्देश्य था कि आपके मोहल्ले की, आपके गली की एवरेज इनकम कितनी है वो जानना चाहते हैं, तो आप उसको लिखते हैं, वो प्राइमरी डाटा है, क्योंकि आपने ओरिजिनली कलेक्ट किया है और फर्स्ट टाइम आप उसको यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी डाटा जो पहले से कलेक्टेड है, किसी ने अपने काम के लिए उसको कलेक्ट किया है, फिर बाद में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अर्लियर किसी एजेंसी के द्वारा वो कलेक्ट किया गया था और हम उस अंदर किसी उद्देश्य के लिए उसको कलेक्ट किया गया था, लेकिन अब हम उस डाटा को अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सेकेंडरी डाटा है। ये ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि किसी और ने अपने काम के लिए सिलेक्ट किया था, उसने अपने कलेक्ट किया था, उसने अपने काम के लिए उसको कलेक्ट किया था, अपने लिए वो उसका क्या उद्देश्य था, हमारा क्या उद्देश्य, वो दैट मे बी डिफर,
तो उसके एस्पेक्ट से उसने कलेक्ट किया था, तो वो ओरिजिनल डाटा नहीं है, क्योंकि पहली बार वो यूज़ हो चुका है, तो वो सेकेंडरी डाटा है। ये पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश भी हो सकता है। न्यूज़पेपर में आता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की शेयर्स के स्टॉक के रेट आते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो क्या है, वो पब्लिश डाटा है। मैगज़ीन में है, बिज़नेस मैगज़ीन्स आती हैं, उनमें बिज़नेस से रिलेटेड अलग अलग कंपनीज़ की मैगज़ीन्स भी होती हैं, उनमें उनसे रिलेटेड डाटा है, तो वो पब्लिश डाटा है। अनपब्लिश हो सकता है, आपके फ्रेंड ने कोई डाटा कलेक्ट किया, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि आपने अपने गली या मोहल्ले के लोगों की इनकम जाननी है, उसके लिए आपने डाटा कलेक्ट किया, वो आपका फ्रेंड आता है, उसको किसी अन्य पर्पज़ के लिए और वो डाटा चाहिए, वो आपसे डाटा लेता है, तो वो अनपब्लिश डाटा है, जो कहीं पे भी छपा हुआ नहीं है, उसको यूज़ करता है, तो वो अनपब्लिश डाटा है। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक टाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा। इकोनॉमिक टाइम है या अन्य न्यूज़पेपर है, उसमें किसी भी कंपनी से रिलेटेड, किसी भी अन्य मैटर से रिलेटेड कोई डाटा छपा हुआ है, तो दैट इज़ ए पब्लिश डाटा। तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पहले से विद्यमान है, पहले से अवेलेबल है, उसको हम हमारे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सेकेंडरी डाटा है हमारा। फिर आता है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में कि कौन कौन से मेथड हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरस्पोंडेंट है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड है, शेड्यूल सेंड थ्रू एमुनरेटर है। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड, इस मेथड में डाटा पर्सनली कलेक्ट किया जाता है, आप उससे कांटेक्ट करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उससे कांटेक्ट करते हैं जिससे आपको डाटा चाहिए होता है। ही सी मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर, टैक्टफुल एंड कोर्टियस इन बिहेवियर। आपको इस प्रकार से अगर डाटा डायरेक्टली इंटरव्यू लेके कलेक्ट करना है, तो आपको ऑब्जर्वर की एक भूमिका में होना होगा, आपके माइंड सेटअप ऐसा होना होगा, टैक्टफुल होगा कि कैसे हम उससे इन्फॉर्मेशन डालें। जैसे अब मैं गली मोहल्ले गया, आप हर घर में जाओगे तो कोई भी अपने रियल इनकम के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे कि कैसे आप उससे वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और आपको बड़ा कृतज्ञ उसका होना पड़ेगा, बड़ा कोर्टियस होना पड़ेगा उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, इन्फॉर्मेशन फेस टू फेस कनेक्ट करके जिस भी जहाँ से भी हमें डाटा लेना है वहाँ फेस टू फेस कनेक्ट होता है, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन ली जाती है। क्वेश्चंस जो हमारा रिलेटेड फील्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क करके, उससे पूछ करके हम हमारे डाटा को कलेक्ट करते हैं। सपोज एन इन्वेस्टिगेटर वांट टू कलेक्ट डाटा अबाउट द इन्वॉल्वमेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ GJU यूनिवर्सिटी, ही शुड गो टू द कैंपस। फिर उसको क्या करना होगा, उस हमारी जैसे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के विद्यार्थी कितने राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, कितने वो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो जानना चाहता है। उसके लिए क्या करना होगा, कैंपस में जाना होगा, अलग अलग विद्यार्थियों से, अलग अलग स्टूडेंट से हमें पूछना होगा उनके बारे में, उनके कॉन्टैक्ट के बारे में, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो उसके बेस पे हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कहाँ पे ये सूट करता है, दिस मेथड इज़ सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड। जब बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर आप पूरे भारत के स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को जानने लगेंगे, तो पूरे भारत के कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, सबसे डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर हमारा लिमिटेड है फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा रिक्वायर, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ओरिजिनल हमारा डाटा वास्तविक होना चाहिए, वहाँ पे उसकी ओरिजिनलिटी का हमारे लिए बहुत महत्व है, तो हमें इस मेथड का प्रयोग करना चाहिए। सीक्रेट है कि भाई वो कहीं लीक ना हो जाए, किसी दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन ना बताएं, तो वहाँ पे हमें ये यूज़ करना चाहिए। एक्सपर्टीज़, ड्यू केयर एंड डिवोशन, कि जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है मेरिट, डीमेरिट्स क्या हैं इसकी। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल डाटा आर कलेक्टेड, डाटा हैव ए हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, डाटा बिल्कुल ओरिजिनल होता है, कोई उसमें काट छाट छेड़खानी नहीं की जाती।
एक्यूरेसी है, डाटा पूरी तरह से फेयर है, एक्यूरेट है, क्योंकि आपने डायरेक्टली अपने उद्देश्य के लिए उसको कलेक्ट किया है। रिलायबल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने इन्वेस्टिगेटर से खुद ली है और सेल्फ कॉन्टैक्ट करके ली है, तो वो रिलायबल है, कोई उसमें दूसरे ने छेड़खानी या उसकी पर्सनल बायसनेस उसमें नहीं आ सकती। अदर इन्फॉर्मेशन है, व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट इन्वेस्टर में ऑब्टेन एनी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल, और आपके काम की कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको उससे हो सकता है मिल जाएगी। यूनिफॉर्म होगा, हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगी डाटा में। इस तरह से अगर आप डाटा कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेट से, जिससे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, उससे अगर आप इन्वेस्टिगेशन मेथड से डायरेक्ट इंटरव्यू के मेथड से आप करते हैं तो बड़े इजी आसानी से आप इसको सकते हैं और आपका डाटा यूनिफॉर्म होगा। फ्लेक्सिबल, अब इन्वेस्टिगेटर के इन्फॉर्मेट के साथ इंटरव्यू लेते लेते आप अपने क्वेश्चंस को घुमा सकते हैं। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं बता रहा है तो आप घुमा के उससे वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? जब बहुत बड़ा क्षेत्र हो, जो जैसे मैंने बताया कि हम पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में कितने इन्वॉल्व हैं, तो बड़ा टिपिकल काम होगा कि सबसे पर्सनली कांटेक्ट करके हम वो डाटा इकट्ठा करें। तो जहाँ पे हमारा स्टडी का एरिया बहुत बड़ा हो वहाँ पे ये मेथड पॉसिबल नहीं है। एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमें फेस टू फेस कांटेक्ट करना है, सामने वाला पर्सन कब खाली है, वो किस मूड में है, आंसर देने के मूड में है नहीं है, वो हमें होगा बार बार, हो सकता है उसके बाद जाना पड़े, पर्सनली जाना पड़ेगा, फिर उससे टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि आप 2 बार गए, 1 बार गए, वो टाइम दे ना दे तो वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है। अनट्रेड इन्वेस्टिगेटर है तो वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकिन नहीं आएगा। इसमें पर्सनल बायस का भी रहता है कि आप एक इन्वेस्टिगेटर से पूछ रहे हैं तो वहाँ पे पर्सनल बायसनेस भी हो सकती है। इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, छोटा होता है, तो दैट में उसके बेस पे आप अगर पॉपुलेशन कि पूरे का अगर कंक्लूजन निकालने हैं, दैट मे भी रॉन्ग, वो गलत भी हो सकता है। दूसरा मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में इंफॉर्मेशन उन पर्सन से ली जाती है, दोज पर्सन फॉर whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। जो व्यक्ति इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है कि जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके बारे में आप डायरेक्टली उससे इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अदर पर्सन से ली जाती है। जैसे आपके मोहल्ले में या गली में 2 व्यक्ति रहते हैं, राम और श्याम, आपको राम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो आप डायरेक्टली राम से ना लेकर इस मेथड में आप श्याम से या गली मोहल्ले के अन्य व्यक्तियों से राम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। जो हमारा डायरेक्ट यूनिट है ऑब्जर्वेशन की, हम उससे ना लेकर अन्य से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, अन्य पर्सन से, अदर पर्सन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज यूजुअली अडोप्टेड इन दोज केस वेयर इंफॉर्मेशन थ्रू डायरेक्ट सोर्स इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक मर्डर के केस में है, किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, ये जानना कि किसने उस व्यक्ति का मर्डर किया डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन, उसके फ्रेंड है, नेबर है, या वहाँ पे कोई चश्मदीद गवाह है, विटनेस है, उससे या वहाँ पे कोई व्यक्ति मौजूद है, उससे सूचना लेकर उसके मर्डर के बारे में करेंगे, तो वो डाटा कलेक्ट करेंगे, तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, वो चोरी के केस में, रोबरी के केस में, या कहीं दंगा फसाद हो गया है, कहीं आग लग गई है, तो इस मेथड का प्रयोग करता है। अलग अलग इंक्वायरी कमीशंस, जैसे गवर्नमेंट बैठाती है भाई किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन करनी है, किसी व्यक्ति की इंक्वायरी करनी है, तो अलग अलग कमेटीज बनाती है, वो उससे पूछेंगे और उससे रिलेटेड अन्य व्यक्तियों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। कहाँ पे ये मेथड सूट करता है?
जहाँ पे हमारा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे ये हमारे लिए उचित रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके साथ हम सीधा संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, वहाँ पे भी इस मेथड का प्रयोग उचित रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट, जहाँ पे हम कैपेबल नहीं हैं कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन उससे डायरेक्टली ले सकें, ये वो कैपेबल नहीं है कि हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे सके, तो वहाँ पे हमें इस मेथड का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि वो कई बार क्या कहता है, हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो इग्नोर कर देता है, इग्नोर करने के कारण फिर हमें अदर व्यक्तियों से उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। इंक्वायरी कमेटीज़ एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट जनरली अडोप्ट दिस मेथड, गवर्नमेंट के द्वारा जो किसी क्षेत्र की या किसी मुद्दे के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो कमेटी गठित की जाती है, कोई कमीशन बनाया जाता है, जिसके बेस पे उसको पॉलिसी बनानी है, तो फिर उस वे के लिए ये मेथड अडोप्ट किया जाता है। क्या मेरिट्स हैं इसकी, डीमेरिट्स हैं मेथड की? मेरिट्स, वाइड एरिया अगर हमें कवर करना हो तो इस मेथड में हम वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं। लेस कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, उससे कम खर्चीला है, कम हमारी लागत आती है। एक्सपर्ट ओपिनियन, यूजिंग दिस मेथड एंड इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होगी। बायसनेस के चांस कम रहते हैं इसमें, क्योंकि इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो कोई व्यक्ति अगर खुद के बारे में देगा तो वो अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा बताने का प्रयास करेगा बजाय नेगेटिव के, और दूसरे बता रहे हैं तो वो ओपन बताएंगे, तो फ्री ऑफ बायसनेस होगा। सिंपल है, रिलेटिवली सिंपल फॉर डाटा कलेक्शन। डीमेरिट्स क्या हैं? लेस एक्यूरेट है, डाटा collected method are relatively less accurate. This is because the information is obtained from the person other than the concerned informant. हमने उस concerned व्यक्ति से information नहीं ली, उसके बारे में दूसरे व्यक्ति से ली। हो सकता है उस दूसरे व्यक्ति की उसके साथ अच्छी ना बनती हो, तो वो क्या है, उसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देगा, तो लेस एक्यूरेसी के भी चांस हैं, बायसनेस के भी चांस है। अब जो व्यक्ति से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सकता है वो उस व्यक्ति के प्रति बायस हो, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है, तो उससे इन्फॉर्मेशन जो ली गई होगी वो हमें बायस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। रॉन्ग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डाउटफुल कंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि थर्ड व्यक्ति जो बता रहा है वो इग्नोर भी कर सकता है, केयरलेस भी हो सकता है। जो हमारा विटनेस है, जो हमारा चश्मदीद गवाह है, या हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो उसके बारे में सीरियस हो और प्रॉपरली बताएं, तो वो इग्नोर भी कर सकता है और केयरलेस भी हो सकता है। ये इसकी कुछ खामियां हैं। फिर है इन्फॉर्मेट थ्रू द लोकल एजेंट और कोरस्पोंडेंट, कोरस्पोंडेंट के माध्यम से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो एक लोकल एजेंट को अपॉइंट कर देता है अलग अलग स्थानों पे, तो अलग अलग जगह के बारे में वो कोरस्पोंडेंट जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वहाँ से अपने तरीके से उसको लेकर हमें भेज देता है सेंट्रल ऑफिस में, और फिर वहाँ पे डाटा को प्रोसेस किया जाता है। न्यूज़पेपर है या टीवी चैनल वाले हैं, जैसे न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको देखने को मिलता है। अब आप देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग संवाददाता होते हैं, न्यूज़ आप अक्सर सुनते हैं टीवी पे, उसमें देखते हैं अलग अलग जगह पे, कोई आगरा में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई चेन्नई में है, कोई हिसार में है, कोई चंडीगढ़ में है, तो वो अपने अपने क्षेत्र, उनको एरिया दिया होता है, उस एरिया से रिलेटेड जो भी सूचना होती है, जो भी न्यूज़ होती है, वो अपने हेड ऑफिस को भेजते हैं और फिर वो हेड ऑफिस अपनी न्यूज़ को शो करता है। ऐसा ही न्यूज़पेपर में भी होता है, अलग अलग जगह पे प्रेस रिपोर्टर हैं, वो अपनी सूचना, वहाँ की खबरें सेंट्रल ऑफिस में भेजते हैं और वहाँ से फिर न्यूज़पेपर छप जाता है। तो ये इसी प्रकार है हमारे फील्ड की स्टडी के लिए हमें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कोरस्पोंडेंट को अपॉइंट कर देते हैं, वो कोरस्पोंडेंट अलग अलग क्षेत्र की अपने अपने क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन लेकर हमें दे देते हैं। तो इस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। कहाँ पे सुटेबल है? In those cases where the information is
टू बी ऑब्टेन एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द वाइड एरिया। बहुत ज़्यादा अक्षेत्र है हमारा, जहाँ से हमें चाहिए, बहुत बड़ा अक्षेत्र है और लगातार हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वहाँ पे ये सूटेबल होता है। जहाँ पे हमें एक्यूरेसी ऑफ डाटा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी ये मेथड हमें सूटेबल है। इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा है, जैसे हमें इंफॉर्मेशन जर्नल्स के लिए, मैगज़ीन के लिए, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा के लिए यूज़ करनी है, तो फिर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्या मेरिट डीमेरिट है इसकी? मेरिट्स, दिस मेथड इज़ लेस एक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल है, कम टाइम लगता है, कम मनी, कम एफर्ट हमारी इसमें इन्वॉल्व होती है। वाइड एरिया को हम कवर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस, लगातार, रेगुलर तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्पेशल पर्पस के लिए हमारा यूज़फुल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। स्पेशल पर्पस हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जैसे प्राइस कोटेशन है, अलग अलग अनाज मंडी से अलग अलग भाव चाहिए होते हैं डेली बेसिस पर, तो इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ पे इस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। उस तरीके के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या इसकी डीमेरिट्स है? डाटा की लेस ओरिजिनलिटी, इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल उसके ऊपर डिपेंड ना करके इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि वो डाटा कैसा है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, डाटा में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बिकॉज डाटा इज़ कलेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ कोरस्पेंडेंट। सब अपने अपने बायस तरीके से, अपने अपने तरीके से डाटा को कलेक्ट करके देंगे। सबका क्षेत्र अलग अलग है, सबका जगह अलग अलग है, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, तो यूनिफॉर्मिटी की लैक हो सकती है। पर्सनल बायसनेस हो सकती है, कोई हो सकता है किसी के फेवर में हो, तो बायसनेस के भी चांस रहते हैं। लेस एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो मे भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है डाटा कलेक्शन में, क्योंकि कोई कभी भेज रहा है, कोई कभी भेज रहा है, तो वो एक समय पे डाटा ना भेज के अलग अलग समय में भेजते हैं, तो डिले भी हो सकता है डाटा कलेक्शन में इस मेथड में। नेक्स्ट है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। इस मेथड में एक लिस्ट बनाई जाती है क्वेश्चंस की, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेट्स को वो बाय पोस्ट भेज दिया जाता है। आजकल तो हम ईमेल के माध्यम से या गूगल फॉर्म्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसका हम इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चनियर में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर के लिए उसमें ब्लैंक स्पेस होता है और एक कवरिंग लेटर होता है जिसमें लिखा रहता है कि क्यों ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, और रिक्वेस्ट की जाती है कि वो क्वेश्चनियर को फिल करें और भेज दें एक स्पेसिफाइड टाइम में। इट इज़ आल्सो श्योर दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, और उनको ये इंश्योर किया जाता है कि आपकी जो सूचना है जो आप प्रोवाइड करेंगे उसको सीक्रेट रखा जाएगा। इन्फॉर्मेट राइट द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के आगे वो अपना आंसर लिख देते हैं और बाय पोस्ट या जिस भी तरीके से हम क्वेश्चनियर के माध्यम से डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो उस माध्यम से हमें भेज देते हैं। कहाँ पे सूटेबल है? एरिया ऑफ स्टडी जहाँ हमारा वाइड हो वहाँ पे ये मेथड सबसे बेस्ट है। जहाँ पे हमने जिन व्यक्तियों से सूचना लेनी है वो एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, ताकि वो उनको पढ़ के और उन सॉफ्टवेयर का, जैसे हम गूगल फॉर्म का है या ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनसे अवेयर होंगे, तो उनसे आसानी से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। क्या मेरिट डीमेरिट है? दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ टाइम। जहाँ पे हमारे लिए टाइम, मनी, एफर्ट की बात है, वहाँ पे ये मेथड सबसे बढ़िया रहता है इसको यूज़ करना। जहाँ पर हमारा जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी ये सूटेबल रहता है। वहाँ पे डाटा करना, डाटा ओरिजिनल होगा, फेयर होगा, रिलायबल होगा, वाइडर एरिया को ये कवर कर सकता है। डीमेरिट्स क्या हैं इसकी? इंटरेस्ट, जो हमारे इंफॉर्मेट हैं हो सकता है उनका इंटरेस्ट कम हो तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दें या बिना मन के इन्फॉर्मेशन दें तो वो सही ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी
कम रहती है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू में तो इंटरव्यूअर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को बदल सकता है, लेकिन इसमें पहले से प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चन है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लिमिटेड यूज़ है। क्वेश्चन आर आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड, जहाँ पर अनएजुकेटेड हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, अगर आज के लेटेस्ट वे में हम अगर इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। बायसनेस हो सकता है, लेस एक्यूरेसी की भी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट मेथड है हमारा शेड्यूल्ड फील्ड थ्रू द एन्यूमरेटर। अंडर दिस मेथड क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के पर्पज़ से क्वेश्चनियर को बनाया जाता है। वो क्वेश्चनियर मेड क्वेश्चनियर में तो जिसने सूचना देनी थी, जिससे हमें सूचना लेनी थी, वो खुद भरते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारा कोरस्पॉन्डेंट कह सकते हैं, इन्यूमरेटर कह सकते हैं, वो जाएगा, वो उस शेड्यूल क्वेश्चनियर को उससे फिल करवाएगा और वो खुद अप्रोच करेगा क्वेश्चनियर को, वहाँ पे भरवाएगा। themselves by putting क्वेश्चन आर कॉल्ड द शेड्यूल्स, और जो उसमें शेड्यूल में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन क्वेश्चंस को पुट करेगा और उनके आंसर लेकर खुद फिल करेगा। कहाँ पे सुटेबल है? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे बड़ा है, स्पेशलाइज्ड एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर की जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम ऐसा मेथड का यूज़ करेंगे। इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स इन द लोकल लैंग्वेज, क्योंकि हो सकता है अलग अलग एरिया में चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसको उसकी वहाँ की लैंग्वेज को यूज़ करना, वहाँ की लोकल लैंग्वेज का पता हो, ताकि वो उस क्वेश्चंस को अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछ के वहाँ के कल्चर से, वहाँ के नॉर्म से वो अवेयर हो, वहाँ पे ये मेथड सूटेबल रहता है। क्या मेरिट डीमेरिट है? वाइड एरिया को कवर करता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र है हमारा अगर, तो वहाँ पे हम इसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेसी है, दिस इज़ बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज़ डन बाय स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर, क्योंकि वो विशेषज्ञ इन्यूमरेटर होते हैं, उनके द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट से डाटा लिया जाता है, इंफॉर्मेशन ली जाती है, एक्यूरेट और राइट आंसर उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल होगा बिकॉज इन्यूमरेटर देमसेल्फ डू नॉट नीड, क्योंकि उनको खुद को नहीं चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, वो क्यों उसमें मोल्ड करेंगे, क्यों उसमें चेंजेस करेंगे, उनको खुद के लिए नहीं चाहिए, किसी दूसरे के लिए चाहिए, तो वहाँ पे एक्यूरेसी की संभावना, बायसनेस की संभावना कम हो जाएगी। कंप्लीट होगी क्योंकि वो खुद कलेक्ट कर रहा है, उसको उस काम की जिम्मेवारी दी गई है, उसके लिए हम पे कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट शेड्यूल्स को कराएगा। जो पहले वाला हमारा मेल क्वेश्चन ये वाला था, उसमें हो सकता है कि उस क्वेश्चंस को इंफॉर्मेट लैप्स कर जाए, उनको छोड़ दे, तो फिर ऐसी भी उसमें संभावना थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। डीमेरिट्स क्या है? एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको हर फील्ड के, हर क्षेत्र के लिए, हर जगह के लिए आपको कोरेस्पोंडेंट अपॉइंट करना होगा, वो एक खर्चीला काम है। एन्यूमरेटर से संबंधित डिफ़िकल्टी हो सकती है, एन्यूमरेटर ना अवेलेबल हो, उसको इतनी समझ ना हो, टाइम कंज्यूमिंग है, कोरेस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट उसके हमारा रिस्पोंडेंट उसके पास जाएगा, उससे फिर डाटा कलेक्ट करेगा, फिल करेगा, भरेगा, तो टाइम लग सकता है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, अगर हम प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे इस मेथड को यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, खर्चीला ज़्यादा है, वहाँ पे हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। सोर्सेज क्या है सेकेंडरी डाटा की, जिसे हमने पहले भी पढ़ा, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स, दोनों ही वे से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिश वो जो हमारे पब्लिक डोमेन में है, जहाँ हम चाहिए तो वहाँ से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। पब्लिश सोर्स में आ गया हमारा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वैरायटी ऑफ स्टैटिकल देर रूटीन एक्टिविटी है उसको पब्लिश करना। अब देखते हैं गज़ट आता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती है, जनसंख्या का है, जैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। स्टैटिकल विभाग है गवर्नमेंट का, वो टाइम पे अलग अलग अपनी पब्लिकेशंस देता रहता है। डाटा रिलायबल होगा, फेयर होगा।
जैसे स्टैटिकल अब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया है, एनुअल सर्वे है इंडस्ट्रीज़ का, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है, करेंसी और फाइनेंस से संबंधित रिपोर्ट है, लेबर गजट है, आरबीआई का इंडियन बुलेटिन है। ये सभी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं। सेमी गवर्नमेंट बॉडी सच एज म्यूनिसिपैलिटी है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है, वो अपने एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ, डेथ इससे संबंधित डाटा टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं। ये भी फेयर और रिलायबल होता है। कमेटीज़ एंड कमीशंस, डिफरेंट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कमेटी बनाती है, कमीशंस बनाती है स्टैटिकल इंफॉर्मेशन के लिए। फाइनेंस कमीशन है, मोनोपोली कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, बहुत सारे ऐसे कमीशन हमारी कंट्री में हैं, हमारे भारत में है, विच सप्लाई डिटेल स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, बड़ी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, संघ हैं, वो स्टैटिकल डाटा रिसर्च उनकी डिवीज़न है, वो पब्लिश करते रहते हैं, डाटा इकट्ठा करते रहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। शुगर मिल एसोसिएशन है, वो शुगर मिल्स की इंडिया में क्या परफॉर्मेंस है, कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या है, उससे रिलेटेड पब्लिश करती रहती है, तो वहाँ से भी डाटा हमारा मिल सकता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो रिसर्च का डाटा होता है वो वहाँ पे पब्लिश होता है। जर्नल्स हैं, पेपर्स हैं, मैनी न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, मैगजीन है, कॉमर्स की, फैक्ट फॉर यू, दिस, इस तरह की काफ़ी मैगजीन्स हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जैसे मैंने बताया डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अलग अलग रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो किसी फील्ड के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका डाटा पब्लिक डोमेन में हो सकता है, वो पब्लिश करते हैं अपना डाटा, तो वहाँ से हमें मिल सकता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, यूएनओ की है, आईएमएफ की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन गवर्नमेंट्स है, वर्ल्ड बैंक है, ये टाइम टू टाइम अलग अलग इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अनपब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड सोर्स से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये डाटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी हो सकता है, अदर का भी हो सकता है, और वो अपने काम के लिए उसको यूज़ करते हैं और उसको पब्लिश नहीं करते। These unpublished numerical information are however used as a secondary data, तो हम उसको सेकेंडरी डाटा के वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आपने अपने गली मोहल्ले के लोगों की इनकम के बारे में डाटा कलेक्ट किया और आपका फ्रेंड आता है कि भाई आपके गली या मोहल्ले की मेरे को इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने तो एवरेज इनकम जानने के लिए किया था, वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए, अन्य अपने पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना चाहता है, तो वो आपसे डाटा ले ले तो वो अनपब्लिश्ड डाटा कहलाएगा। क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए इस अनपब्लिश्ड डाटा को, सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने में? वी नो सेकेंडरी डाटा किसी अन्य पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया गया था और हम अब अपने काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बड़ी सावधानी से उसको यूज़ करना चाहिए। हो सकता है हमारा पर्पज़, हमारा उद्देश्य और जिसने डाटा कलेक्ट किया था उसका उद्देश्य डिफरेंट है, अलग अलग है, जो हो सकता है नेचर वाइज एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो। तो जब भी हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉपर प्रिकॉशन, सावधानी बरतनी चाहिए। प्रोफेसर बाउले ने क्या कहा, इट इज़ नेवर टू सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिक्स एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग द मीनिंग एंड लिमिटेशन, कि भाई पब्लिक डोमेन में जो पब्लिश डाटा है अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, उसने किस लिए उसको कलेक्ट किया था, उसका क्या मीनिंग है, उसकी क्या लिमिटेशंस रही थी, उसको जाने बगैर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर शुड कंसिडर द फैक्ट, क्या फैक्ट हमें यूज़ करना चाहिए कि भाई जिसने डाटा कलेक्ट किया था, वेदर द डाटा आर रिलायबल, कि डाटा रिलायबल है कि नहीं है, वेदर द डाटा आर एडिक्वेट, डाटा एडिक्वेट है कि नहीं है, पर्पज़ क्या था उसकी इंक्वायरी का, उनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए।
इन ऑर्डर टू असेस द रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, कि भाई वो एक्यूरेट है, सुटेबल है, रिलायबल है। हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि डाटा जो कलेक्ट किया गया था जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था उसकी एबिलिटी कैसी है, उसकी एबिलिटी को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इफ़ एबल, एक्सपीरियंस्ड और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर के दिया तो हम यूज़ कर सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज द स्कोप, कि किस क्षेत्र से वो डाटा लिया गया है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। डाटा शुड बी यूजफुल इफ़ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी आर द अंडरटेकन अर्लियर मैच द, वो उसका ऑब्जेक्टिव और जो उसका क्षेत्र था वही एक क्षेत्र हमारा अगर मैच कर सकता जाता है तो हमें सेकेंडरी डाटा को यूज़ कर लेना चाहिए। फिर उसने किस तरह से, किस मेथड से डाटा को कोलेक्ट किया था उसको भी हमें मद्देनज़र रख के डाटा को, सेकेंडरी डाटा को यूज़ करना चाहिए। टाइम एंड कंडीशन क्या थी, किस समय वो डाटा लिया गया था और हम जो स्टडी कर रहे हैं उस वो टाइम पीरियड क्या है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है 10 साल पहले डाटा लिया गया और एट प्रेजेंट की स्टडी करना चाह रहे हो तो वो डाटा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। यूनिट की, उसने किस यूनिट में डाटा को कलेक्ट किया था और हमारी प्रेजेंट यूनिट क्या होनी चाहिए उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ डाटा शुड आल्सो भी चेक कि डाटा एक्यूरेट है नहीं है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को हमें उसकी कंफर्म कर लेना चाहिए। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दीज आर द आपका सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। थैंक यू।